जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस। आपका स्वागत है श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आपका झारखंड सहायक आचार्य पेपर 4 के लिए ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, जिसका पेपर 4 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, टीचर के लिए, झारखंड सहायक आचार्य के लिए 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो ये लगभग 200 पेज है। इसमें पूरा जो है आपका ये खान सर का है पीडीएफ, पूरा आपका कंपाइलेशन मिलेगा इसमें, 250 पेज का लगभग। और इसके साथ आपको सेट भी दिया जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। ठीक है, 40-40 का। ये सब टॉपिक संविधान एवं शासन प्रणाली, संविधान एवं शासन प्रणाली ये पढ़ना है। भारत एवं संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, उच्च न्यायालय, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, जम्मू एवं कश्मीर, संघ शासित प्रदेश, उच्च न्यायालय, स्थानीय शासन, केंद्र राज्य संबंध। आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवाएं, निर्वाचन, राजनीतिक दल व दबाव समूह, विशेष वर्ग के लिए उपबंध, भाषा, राजभाषा, संविधान संशोधन, संविधान की अनुसूचियां, संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय, ये सब टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये सब यहीं से आएगा आपका सारे क्वेश्चन। डेली 10 पेज, लगभग 10 से 15 पेज तक कवर हो जाएगा। तो उसके साथ आपका सेट भी लगाया जाएगा। संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जब से राज्य का उद्भव हुआ है, तभी से राज्य व जनता के आपसी रिश्ते को संचालित करने के लिए कुछ नियमों को लिखित अथवा अलिखित रूप से स्वीकार किया गया। इसे संविधान का प्राचीनतम रूप माना जाता है। आधुनिक संदर्भ में संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि है। संविधान क्या है? किसी भी देश की मौलिक सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च मौलिक विधि है। संविधान का तात्पर्य लेख पत्र, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, संविधान का तात्पर्य क्या है? दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको विशिष्ट वैधानिक गरिमा प्राप्त है। तो एक दस्तावेज है, इसको क्या है? एक विशिष्ट गरिमा प्राप्त है। और जो सरकार की रूपरेखा वो प्रमुख कृतियों फंक्शनिंग का निर्धारण करता है। संविधान का आशय विभिन्न विद्वान द्वारा निम्न अनुसार है। डायसी के अनुसार, डायसी एक विद्वान थे, ठीक है, संवैधानी ये, इनके अनुसार क्या है कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है। क्या है? संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पड़ता है। तो क्या है कि राज्य के प्रभुत्व सत्ता, ठीक है, राज्य के प्रभुत्व सत्ता के वितरण पर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ये डायसी के अनुसार है ये परिभाषा। आगे है बुल्जे के अनुसार, संविधान के नियमों के उस समूह को कहते हैं। तो संविधान के नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, शासित अधिकारों और उन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो ये बुल्जे के अनुसार हो गया। आगे है आपका फाइनर के अनुसार, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। तो संविधान क्या है? राजनीतिक संस्था, संविधान आधारभूत राजनीतिक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। गैटिल के अनुसार,
गैटिल के अनुसार वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित है संविधान कहलाता है। गैटिल के अनुसार वे मौलिक सिद्धांत जिसके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है। यह है गैटिल के अनुसार। चार्ल्स बगेंड के अनुसार क्या है? संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है, जिसके अनुसार व्यक्तियों, नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य, समाज के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। ये हो गया चार्ल्स बगेंड के अनुसार। आगे है किसी देश का संविधान। अब संविधान क्या है इसकी परिभाषा डिटेल में समझेंगे। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत उसके लोग शासित होते हैं के मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करता है। क्या करता है? मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करता है। यह राज्य के मुख्य अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है, उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है और उसके पारस्परिक संबंधों तथा जनता के साथ संबंधों को विनियमित करता है। इसे देश की आधारभूत विधि फंडामेंटल लॉ भी कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास वो उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। तो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंब का स्वरूप है ये हमारा संविधान। ठीक है, उनकी विश्वास और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। संविधान का निर्माण पूर्णतः किसी एक निश्चित समय में नहीं हुआ है। यह अपनी प्रकृति से विकास का परिणाम है। इसके विकास में कई महत्वपूर्ण तत्व सहायक होते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? प्रथाएं और परंपराएं, इन्होंने संविधान के विकास को दिशा दी है। प्रथाएं और परंपराएं के द्वारा हमारा संविधान का विकास हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान तो अधिकांशतः प्रथाओं और परंपराओं से निर्मित है। आगे है, इसके अलावा अन्य देशों के संविधान जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत इत्यादि पर भी प्रथाओं और परंपराओं का प्रभाव है। न्यायाधीशों के निर्णय। संविधान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों, व्याख्याओं से भी संविधान के विकास को गति मिलती है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इसे देखा जा सकता है। भारत और यूएसए के संविधान में इसे देखा जा सकता है परंपराओं और प्रथाओं को और न्यायाधीश के निर्णय को। अमेरिका के विषय में कहा जा सकता है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। अमेरिका के विषय में संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संशोधनों द्वारा भी संविधान परिवर्तित और परिवर्धित होते हैं। संशोधन के द्वारा भी संविधान परिवर्तित किए जा सकते हैं और परिवर्धित भी किए जा सकते हैं। अतः इनका भी संविधान के विकास पर प्रभाव देखा जा सकता है। समय के अनुसार परिवर्तित और परिवर्धित किया जा सकता है। अब आगे है, चूँकि संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि संविधान किसी देश की मौलिक विधि होती है, इसलिए इसका महत्व देश, सरकार, नागरिक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसके समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। तो बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान एवं महत्व संविधान का। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। साथ ही संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। आगे है संविधान के महत्व में अगला पॉइंट, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की एक सीमा तय करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके
और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान किसी समाज व राष्ट्र की आधारभूत पहचान को निर्मित करता है। तो अगला महत्वपूर्ण इकाई ये है और इसकी महत्व संविधान क्या करते हैं, इसका महत्व संविधान का क्या है। संविधान समाज राष्ट्र की आधारभूत पहचान होती है। ठीक है, संविधान ही राष्ट्र की आधारभूत पहचान है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके यह संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। ये हो गया संविधान की महत्वता। आगे है ये सब टॉपिक। संविधान में नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानून की सीमा तय करता है। ठीक है, कानून का एक सीमा के अंतर्गत कानून लगाया जा सकता है। सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है। ठीक है, सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। किसी भी रूप में सरकार कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सीमित कानून का न्यूनतम कानून ही तय सीमा के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अब है संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। तो शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे प्रभावी सहज तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। तो हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। कोई भी सरकार कभी भी उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधान में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिक को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। इसी प्रकार संविधान सरकार की शक्तियां भी प्रदान करता है। संविधान सरकार की शक्तियां भी प्रदान करता है जिससे लोकहित में सरकार आवश्यक कदम उठा सके, राष्ट्र समाज नागरिकों की सुरक्षा कर सके। इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकालीन काल में सीमित किया जा सकता है। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संविधान में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन लोग होंगे। संविधान बनाने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। संविधान नियम हमें एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं जिनके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस रूप में संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देती है। आगे है, इसलिए यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों को स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, विश्व के अनेक बुनियादी राजनीतिक नैतिक नियम क्या है? नैतिक नियम, बुनियादी राजनीतिक बुनियादी और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधानवाद का सामान्य अर्थ यह है कि सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है तथा इसी से उनकी सीमा भी तय होती है। संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट न होने तथा कानून के राज्य का पक्ष लेना ही संविधानवाद है। संविधानवाद की मूल भावना यह है
सरकारी अधिकारी कुछ भी और किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति की सीमाओं के अंदर रहते हुए ही कार्य करने की आज़ादी होती है, और यह भी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार है। तो क्या है कि संविधानवाद की शक्तियों की सीमाओं के अंदर ही रहकर, ठीक है, सरकारी अधिकारी को भी, संविधानवाद की मूल भावना क्या है कि सरकारी अधिकारी कुछ भी किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए स्वतंत्र क्या है नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही कार्य की आज़ादी होती है। अपने सीमा के अंतर्गत रह के ही कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है, वह भी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किए जाएंगे। संविधानवाद पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पिनॉक व स्मिथ संविधानवाद उन विचारों की ओर संकेत करता है जो पिनॉक के अनुसार संविधान का विवेचन व समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है। तो राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है, ठीक है, ये हो गया पिनॉक के अनुसार। अब आगे कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार, ये सब परिभाषा आ सकता है, एक नज़र देखने में ही भलाई है। कहाँ से 60 क्वेश्चन पूछेंगे, कहना मुश्किल है। आपका 60 क्वेश्चन पॉलिटी से आएगा, 60 क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से आएगा, 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएगा, ठीक है। यही सब्जेक्ट जिसका है वही ये क्लास देखिएगा। इसमें अगर आपका हिस्ट्री तो होगा ही या ज्योग्राफी होगा ही, कोई एक विषय, तो इसका अलग से वीडियो में जो है आपका दिया जाएगा, थंबनेल में उसका बनाया जाएगा अलग से, तो वो आपको ऊपर में शुरू में ही दिख जाएगा। पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। तो अब आइए आगे जानते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक शक्तियों का विभाजन सभी सरकार का आधार, यही संविधानवाद है। शक्तियों का विभाजन सभी सरकार का आधार है, यही संविधानवाद है। आगे है कारी और अब्राहम स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहते हैं। कारी और अब्राहम स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहते हैं। केसी व्हीलर, संवैधानिक शासन का अर्थ किसी शासन के नियम के अनुसार शासन चलाने से अधिक कुछ नहीं है। शासन के नियम के अनुसार शासन चलाने से अधिक कुछ नहीं है। इसका अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत क्या होगा, नियम अनुकूल शासन केवल अधिकार का उपयोग करने वालों की इच्छा और क्षमता के अनुसार चलाने वाला शासन नहीं, बल्कि संविधान के नियम के अनुसार चलाने वाला शासन ही संविधानवाद है। संविधान के अनुसार चलाने वाला शासन और नियम ही संविधानवाद कहलाता है। ये संविधानवाद की परिभाषाएं होगी, संविधानवाद की अवधारणाएं। ये परिभाषा विभिन्न विद्वानों के मत थे। अब संविधानवाद की अवधारणाएं क्या हैं, तो 3 प्रचलित अवधारणाएं हैं संविधानवाद की। पाश्चात्य अवधारणा, पाश्चात्य यानी पश्चिम की, यूरोपीय अवधारणा, इसे उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणा भी कहते हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणा, राज्य वो शक्तियों, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों से, उसकी अवधारणा, राज्य वो व्यक्ति के बीच समन्वयक सजीवी दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छंदता व राज्य निरंकुश दोनों को स्वीकार किया गया है। यह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों या सीमित उत्तरदायी सरकार, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, नियतकालिक नियमित निर्वाचन व्यवस्था, राजनीतिक दलों की उपस्थिति, प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि का प्रयोग करती है। पाश्चात्य अवधारणा के बाद अब साम्यवादी अवधारणा, 3 अवधारणा में से दूसरा हुआ साम्यवादी अवधारणा। साम्यवाद यह मानता है कि संपूर्ण व्यवस्था के मूल आर्थिक घटक कार्य करता है। संपूर्ण व्यवस्था के मूल में आर्थिक घटक कार्य करता है, जिसका तात्पर्य उत्पादन प्रणाली से है, जिसमें 2 घटक होते हैं उत्पादन प्रणाली में, एक उत्पादन साधन, दूसरा उत्पादन संबंध।
जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन होते हैं वही शासन करता है। सामाजिक राजनीतिक सभी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप चलती हैं। यह राज्य को कृत्रिम संगठन शोषण का यंत्र मानता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वह व्यक्ति की स्वतंत्रता बचाने तथा उस सामाजिक व आर्थिक न्याय कैसे दिलाया जाए, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर देता है। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, जिससे शोषण समाप्त किया जा सके। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, जिससे शोषण समाप्त किया जा सके। उत्पादन के साधनों पर समाज पर नियंत्रण, ताकि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पारितोषिक प्रदान किया जा सके। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन होता है, ठीक है, वही शासन करता है। सामाजिक राजनीतिक सभी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप चलती है। उत्पादन के साधन जिसके पास होती है उसी के अनुरूप। राज्य में कृत्रिम संगठन शोषण का यंत्र मानता है राज्य को। इसी परिप्रेक्ष्य में वह व्यक्ति की स्वतंत्रता बचाने, उसे सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे दिलाया जाए, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर देता है। तो वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, जिससे शोषण समाप्त किया जा सके। वर्ग विहीन यानी कि वर्गों में, विभिन्न वर्गों में समाज को नहीं बांटा जा सकता, बांटना है, ठीक है, उसे ख़त्म करना है। राज्य विहीन समाज, और राज्य विहीन, बिना राज्य का समाज की स्थापना नहीं होगी, ठीक है, ये शोषण समाप्त किया जाएगा। उत्पादन के साधन पर समाज पर नियंत्रण, और उत्पादन के साधन पर पूरे समाज का नियंत्रण रहेगा, ताकि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम करवाया जा सके, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पारितोषिक प्रदान किया जा सके। संपत्ति के वितरण से समाज में समानता लाई जा सके। मानव को यंत्र न मानकर मानव माना जाए, जिससे मानवीय पराधीनता के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार यह मानव कल्याण की बात करता है। विकासशील लोकतांत्रिक अवधारणा, वास्तव में संविधानवाद की दो मौलिक अवधारणाएं संविधानवाद की। तीसरी अवधारणा, कुछ विद्वान विकासशील देशों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त दोनों अवधारणाओं के विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न मानते हैं। यह अवधारणा राष्ट्र द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का लचीलापन दर्शाती है। इस प्रकार संविधानवाद मूल रूप में शासन व्यवस्था के नियम, संचालन, लक्ष्य, आदर्श इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। दुनिया के सभी संविधानों में भले ही भावनात्मक समानता हो, परंतु इनका विकास उनके सांस्कृतिक संदर्भों में होने के कारण अलग अलग देशों में संविधान के प्रारूप में भिन्नता दिखाई देती है। अपनी प्रकृति, प्रारूप, अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर संविधान के निम्नलिखित मुख्य प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। विकसित संविधान वह संविधान है जिनका निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता, बल्कि यह विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं और न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होता है। इंग्लैंड का संविधान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। राजा, मंत्रिपरिषद, संसद अथवा अन्य राजनीतिक संस्थाओं की शक्ति और इसके अधिकार क्षेत्र आदि लेखबद्ध नहीं है, तथा न ही उनके संबंधित नियम का एक समय निर्माण किया गया है। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का वर्तमान स्वरूप उसके 1500 वर्षों के संवैधानिक विकास का परिणाम है। तो ब्रिटिश संविधान का क्या है वर्तमान स्वरूप अभी जो है ब्रिटिश संविधान का, तो 1500 वर्षों का संवैधानिक विकास का परिणाम है, ठीक है। निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण
एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था द्वारा किया जाता है। ये स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं। निर्मित संविधान लिखित संविधान होते हैं और साधारणतः कठोर भी होते हैं अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन जाएंगे और बनेगा ही बनेगा यहाँ से, ठीक है। अमेरिका का संविधान विश्व का क्या है? प्रथम लिखित संविधान है। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित किया गया। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित किया गया है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान भी निर्मित संविधान है और स्विट्जरलैंड का भी संविधान निर्मित संविधान है, जिसका प्रारूप 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया गया। तो स्विट्जरलैंड का संविधान भी निर्मित संविधान है और इसका प्रारूप कब तैयार किया गया? तो 1848 ईस्वी में 14 सदस्यों के एक आयोग के द्वारा किया गया। 14 सदस्यों के आयोग के द्वारा स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 ईस्वी में बनकर निर्मित किया हुआ, जिसमें 1874 में व्यापक परिवर्तन किए गए। 1982 का चीनी संविधान 1982 का चीनी संविधान भी इसी का उदाहरण है। चीनी संविधान 1982 में निर्मित किया गया। तो चीनी संविधान भी लिखित संविधान है, लिखित निर्मित संविधान है। तो विकसित संविधान और निर्मित संविधान में मौलिक अंतर क्या है? विकसित संविधान गतिशीलता होती है। विकसित संविधान में क्या होता है? तो गतिशीलता होता है। यह लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सदा परिवर्तन की प्रक्रिया में रहता है, परंतु इसका दोष है कि इसमें निश्चितता नहीं होती है। यह असंख्य अलग अलग बिखरे हुए प्रपत्रों, राजनीतिक रीति रिवाजों के रूप रहता है। तो विकसित संविधान में क्या है? राजनीतिक रीति रिवाजों के रूप में रहता है। बिखरे हुए प्रपत्र होते हैं, अलग अलग असंख्य बिखरे हुए प्रपत्र के रूप में रहता है। वहीं निर्मित संविधान सर्वथा सुनिश्चित रहता है और विकसित संविधान में क्या है? निश्चितता नहीं होती है और निर्मित संविधान में सुनिश्चितता होती है। संहिताबद्ध रूप में होने के कारण यह सदा सुविधा युक्त होती है। लिखित संविधान ये निर्मित संविधान कहलाती है। तो प्रथा और कानून के आधार पर, इनके आधार पर संविधान कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार लिखित और अलिखित संविधान है। लिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान में शासन के सभी नियमों एवं मानकों का संहिताकरण होता है। शासन के सभी नियमों मानकों का संहिताकरण होता है। इनके अलावा लिखित संविधान इसी कार्य के लिए बनाए गए निकाय द्वारा तैयार किया जाता है। तो संविधान इसी कार्य के बनाए गए निकाय द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे भारत में इस कार्य के लिए संविधान सभा गठित की गई थी। लिखित संविधान के लागू होने के लिए एक निश्चित तिथि होती है। तो लिखित संविधान को लागू होने के लिए क्या है? एक निश्चित तिथि होती है। जैसे भारतीय संविधान के लिए 26 जनवरी 1950 या अमेरिका संविधान 1787 को लागू हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था 1787 को हमारा अमेरिका का संविधान, और भारत का जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लिखित रूप में लागू किया गया। विश्व के अधिकांश संविधान लिखित संविधान ही हैं। अब दूसरे प्रकार के संविधान, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से अभिप्राय यह नहीं होता है कि वह कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अलिखित मतलब हुआ कि कहीं कहीं लिखा है, लेकिन पूरे जो है उनका कंपाइलेशन एक दस्तावेज के रूप में तैयार नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है। अलिखित मतलब कहीं लिखा हुआ है लेकिन पूरा जो है दस्तावेज के रूप में तैयार नहीं है। लिखित भी है, अलिखित भी है, मौखिक भी है, ठीक। बल्कि अलिखित संविधान के प्रावधान उद्विकासीय होते हैं, अर्थात धीरे धीरे विकसित होते हैं, और ये विकसित संविधान होता है और ये धीरे धीरे विकसित होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान होने का अर्थ है सिर्फ इतना है कि ऐसे देशों में संविधान नामक कोई एक वृहद कानूनी दस्तावेज, संविधान नामक कोई एक वृहद कानूनी दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज नहीं होता है, ठीक।
बल्कि विभिन्न कानूनों, परंपराओं तथा कानून व्याख्याओं के समुच्चय को ही संविधान कह दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, विभिन्न कानूनों, परंपराओं तथा कानूनी व्याख्याओं के समुच्चय को ही संविधान कह दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान और लिखित संविधान है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है। क्या है? जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है। संविधान में संशोधन के आधार पर, इस आधार पर संविधान के दो भेद होते हैं, लचीला और कठोर संविधान। लचीला संविधान वह संविधान है जिसमें सामान्य कानून, संवैधानिक कानून के निर्माण और शोधन प्रक्रिया में अंतर न हो। गवर्नर के अनुसार लचीला संविधान वह है जिसको साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता प्राप्त नहीं है, जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांशतः परंपराओं के रूप में हो। जैसे इंग्लैंड में संसद सामान्य नियम निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। तो इंग्लैंड में क्या है? लचीला संविधान है, ठीक है। संसद सामान्य नियम निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक कानून में परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार चीन का संविधान भी साधारण, और चीन का भी संविधान क्या है? साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इंग्लैंड और चीन का यह लचीला संविधान है, अपनी कानून प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकता है साधारण कानून प्रक्रिया में। अब आगे है कठोर संविधान। कठोर संविधान से अभिप्राय क्या है? उस संविधान से है जिसमें संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो संशोधन के लिए क्या किया जाता है? संविधान में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसे संशोधन कहा जाता है। इसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में भेद किया जाता है। इसमें क्या है? साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है। कठोर संविधान के उदाहरण हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जापान तथा भारत के संविधान हैं। तो हमारे भारत के भी संविधान किस प्रकार के संविधान हैं? तो हमारे भारत के संविधान कठोर संविधान है। और इसी के अंतर्गत हमारे समांतर, भारत के समानांतर ही संविधान कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया भारत के संविधान के समानांतर हैं, यहाँ के भी संविधान कठोर संविधान है। रूस, इटली यानी लचीला और परिवर्तनशील या क्या कहते हैं? कठोर संविधान। तो रूस, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये ध्यान देना है। जापान, भारत, तो यहाँ से याद, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, रूस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ के किस प्रकार के हैं? तो कठोर संविधान है। कितने देश हैं? 10 देश हैं लगभग जिसके कठोर संविधान है। परंतु इसका सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिल के एक हो जाएगा 11, लगभग 11 और भी देश हैं, लेकिन ये प्रमुख देश हैं। तो अमेरिका का संविधान, जहाँ संशोधन के लिए कांग्रेस के 2/3 बहुमत तथा 4/3 राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार स्विस प्रक्रिया में यह व्यवस्थापिका संघीय सभा के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। तो दोनों सदनों के बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। 3/4 राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति, ठीक है। संशोधन के लिए क्या होता है? कांग्रेस का 2/3 भाग बहुमत होना चाहिए और 3/4 राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति होना चाहिए। कांग्रेस का 2/3 और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति 3/4 बहुमत का स्वीकृति होना चाहिए। तो दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पास होना चाहिए तथा इसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं और कैंटनों मतलब राज्यों के बहुमत से होना चाहिए। तो कठोर संविधान में परिवर्तन के लिए देखिए कितना प्रक्रिया अपनाया जाता है। राज्य के विधानमंडलों की 3/4 बहुमत की स्वीकृति होना चाहिए। और अमेरिका का जो ये संविधान है 2/3 है अमेरिका का संविधान में। उसी प्रकार जो है भारत का भी संविधान है, ठीक है, कठोर संविधान है। यहाँ का प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए अलग नियम है। और स्विस प्रक्रिया में यह व्यवस्थापिका संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पास होना चाहिए।
तभी हमारा जो है वहाँ के संविधान में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नियम में, कानून में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस पे क्या है, मतदाताओं और राज्यों का भी बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है, सभी मानवीय समुदायों ने शासन प्रणाली में क्या है, सामाजिक संबंधों के संयोजन, संघर्षों की रोकथाम और समाधान तथा समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई नियंत्रण व्यवस्था अपना रखा है। सत्ता और नियंत्रण की इस व्यवस्था को सरकार शासन कहा जाता है। मूलतः सरकार के 3 कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना, दूसरा कानून लागू करना, तीसरा विवादों को सुलझाना। इन कार्यों को पूरा करने वाले सरकार के 3 अंग होते हैं। ये सारे कार्य पूरा कौन कौन करते हैं, तो विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी कार्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। विधानमंडल व कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण करने पर 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। तो सरकारों का वर्गीकरण करने पर कितने प्रकार की सरकार बनाई जा सकती है, होती है, तो 2 प्रकार की होती है, संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार। संसदीय सरकार जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका में से होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के नियंत्रण में कार्य करती है एवं पूर्ण स्वरूप से उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है, तो ऐसी सरकार शासन व्यवस्था को संसदीय सरकार या मंत्रिमंडलीय शासन या उत्तरदायी शासन कहते हैं। अध्यक्षीय सरकार विधानमंडल और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। दोनों समकक्ष दर्जे के होते हैं। दूसरे शब्दों में ये दोनों शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं, पृथक्करण के आधार पर काम करते हैं। तो ऐसी सरकार को अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं। इसी प्रकार राज्य के आधार पर उनकी समस्याओं, उनके गठन इत्यादि के कारण उनकी व्यवस्था में संघात्मक एवं एकात्मक लक्षणों की उपस्थिति होती है, जिसके आधार पर एकात्मक या संघात्मक शासन प्रणाली का स्वरूप पाया जाता है। आगे है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती हैं और यह कार्यपालिका मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका उसके निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का शासक या प्रधान होता है। प्रोफेसर गार्नर ने संसदात्मक मंत्रिमंडलीय सरकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संसदीय सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कानूनी तौर पर विधानमंडल अथवा उसके सदन प्रिय सदन के प्रति राजनीतिक तौर पर निर्वाचक चुनाव के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य का प्रधान अनुत्तरदायी स्थिति में होती है। आगे है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। आइए जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका में भेद। तो कार्यपालिका कौन है, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका में भेद। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में क्या अंतर है। संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है। पहली नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में वर्तमान समय में रानी और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान ही हैं। तो यहाँ जो है ब्रिटेन के रानी जो है अभी और भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। ठीक है, नाम मात्र के कार्यपालिका है, नाम मात्र के प्रधान है। और वास्तविक कौन है, तो वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये ध्यान देना है, नाम मात्र के कार्यपालिका हमारा राष्ट्रपति को कहा जाएगा। ठीक है, सारे शक्ति इसी में निहित है, लेकिन नाम मात्र के प्रधान है। ठीक है, नाम मात्र के कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको। आगे है
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध क्या है? तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध, संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध होता है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका में से चयन होता है। मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण क्या है? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका वाद विवाद, प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा मंत्री परिषद को नियंत्रित करते हैं और हटा भी सकता है। ठीक है, नियंत्रित भी करती है मंत्री परिषद और हटा भी सकते हैं। तो व्यवस्थापिका क्या करते होते हैं? तो सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये व्यवस्थापिका क्या करते हैं? वाद विवाद, प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव पेश कर करके और विश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। ठीक है, और हटा भी सकता है। दूसरी ओर कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। मंत्री क्या करते हैं? व्यवस्थापिका का कार्यवाही में भाग लेते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व भी करते हैं। कार्यपालिका क्या करते हैं? व्यवस्थापिका का नेतृत्व करने का कार्य कौन करते हैं? तो कार्यपालिका करते हैं। ठीक है, आगे है राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति। राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता की होती है। तो ये नियुक्ति कैसे होता है? लोक सदन में बहुमत से प्राप्त दल का नेता का किया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, और राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो सरकार के अध्यक्ष को किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री। और राज्य के अध्यक्ष के द्वारा जो है सरकार का अध्यक्ष को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। राज्य के अध्यक्ष हो गए आपके राष्ट्रपति। ठीक है, और सरकार के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री। और बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सरकार के अध्यक्ष। आगे है कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता। तो कार्यपालिका की अवधि का अनिश्चितता होती है। इस शासन में मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद उसी समय तक रह सकती है जब तक कि उसे निचले सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, जब तक निचले सदन यानी कि लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक जो है कार्यपालिका का काल है। ठीक है, शासन प्रणाली में मंत्री परिषद का कार्यकाल अनिश्चित रहता है। जब तक निचले सदन में लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक उनका कार्यकाल है। आगे है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही उत्तरदायी नहीं वरन समस्त मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। कारण यह है कि मंत्री परिषद में निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायी होता है, किसी एक मंत्री परिषद का उत्तरदायी नहीं होता है, अकेला उत्तरदायी नहीं होता है कोई एक मंत्री। इस सामूहिक मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे है राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता मंत्री परिषद की सजातीयता उसकी एकता वो सामूहिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से आवश्यक है। गंभीर संकट के समय अन्य दल के लोगों को राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है। तो गंभीर संकट के समय यहाँ के मेंशन किया गया है कि गंभीर संकट के समय अन्य दल के लोग राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है। अन्य दलों के लोग भी अपना राष्ट्रीय दल का सरकार बना सकता है। आगे है मंत्रिमंडल की एकता। मंत्रिमंडल एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है, इसलिए मंत्रिमंडल में जो निर्णय बहुमत से हो जाते हैं उन्हें प्रत्येक मंत्री को स्वीकार करना पड़ता है। मंत्रिमंडल में जो निर्णय बहुमत से हो जाते हैं वे प्रत्येक मंत्री को स्वीकार करना पड़ता है, उन्हें मंत्री पद से त्याग देना पड़ता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का विशिष्ट स्थान होता है। ठीक है, वह मंत्री परिषद का नेता, वो उसका कप्तान होता है, वह राष्ट्रीय प्रशासन का संचालक होता है तथा मंत्रियों की नियुक्ति वो निष्कासन करता है। लॉर्ड मॉर्ले ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को
मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला कहा है? तो लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है? तो मंत्रिमंडल रूपी भवन का आधारशिला है। ठीक है, मंत्रिमंडल रूपी भवन यानी कि मंत्रिमंडल का ही आधार है, आधारशिला। ये मॉर्ले ने कहा है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मॉर्ले ने मंत्रिमंडल को भवन की आधारशिला कहा है। मंत्रिमंडल भवन रूपी आधारशिला है। ठीक है, मंत्रिमंडल की कार्यवाही क्या होती है? गुप्त रहती है। सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्रीगण मंत्रिमंडल के निर्णयों को मतभेदों को संसद में सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते। मंत्री उचित समय पर ही कैबिनेट के निर्णयों को जनता तक पहुंचाते हैं। आगे है राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीय मंत्री परिषद की सजातीयता उसकी एकता व सामूहिक उत्तरदायित्व की दृष्टि में आवश्यक है। गंभीर संकट के समय तो ये तो आप देखा कि राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है, अन्य दल के लोग भी। मंत्री परिषद की एकता, मंत्रिमंडल एक इकाई है, इसलिए मंत्रिमंडल में जो निर्णय बहुमत से हो जाते हैं मंत्री को स्वीकार करना पड़ता है और मंत्री पद से त्याग देना पड़ता है। ये भी आपने देखा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व आगे जानते हैं। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का विशिष्ट स्थान होता है, ये भी आपने जाना। तो आगे ये गोपनीयता के बारे में भी जाने आपने। मंत्रिमंडल की कार्यवाही गुप्त रहती है। सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्रीगण मंत्रिमंडल के निर्णय को मतभेद को संसद में सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मंत्री उचित समय पर ही कैबिनेट के निर्णय को जनता तक पहुंचाते हैं। उचित निर्णय जब ले लेते हैं तब जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपने जाना मंत्री परिषद का नेता उसका कप्तान होता है, वह राष्ट्रीय प्रशासन का संचालक होता है, मंत्रियों की नियुक्ति निष्कासन करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अनुसार आपने जाना मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला कहा जाता है। अब आगे संसदीय शासन प्रणाली के गुण। संसदात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संघर्ष का अभाव। संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण यह है कि व्यवस्थापिका संसद और कार्यपालिका में मतैक्य रहता है। क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में मतैक्य रहता है, संघर्ष नहीं। ठीक है, मति एक रहता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में। तो इसी से दोनों से मिलकर संसद बना है। संसदीय प्रणाली का ये गुण है। ठीक है, संघर्ष नहीं होता है। दोनों अग एक दूसरे की आवश्यकता और उपादेयता को समझते हैं। एक दूसरे की आवश्यकता और उपादेयता को समझते हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। मंत्री व्यवस्थापिका में बैठते हैं, मंत्री कहाँ बैठते हैं? तो व्यवस्थापिका में बैठते हैं। इच्छानुसार विधेयक वो बजट आदि पारित कराते हैं और संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं और संसद के प्रति जो भी उत्तरदायी है उसे पालन करते हैं। आगे शीघ्र निर्णय शक्ति। तो शीघ्र निर्णय शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति जो है किसे होती है? तो मंत्रिमंडल में होती है जिसका संसद में बहुमत होता है। तो जिसका संसद में बहुमत होता है उसे निर्णय शीघ्र लेने की शक्ति प्रदान होती है, अतः वह शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। आगे देखिए कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकता। तो कार्यपालिका क्या है? कभी निरंकुश नहीं होगा। यह सरकार उत्तरदायी सरकार है जिसमें संसद मंत्री परिषद से प्रश्न वो पूरक प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव वो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे नियंत्रित करती है। आगे है कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है। ठीक है, कार्यपालिका कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। सरकार उत्तरदायी सरकार है जिसमें संसद मंत्री परिषद से प्रश्न पूरक प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव द्वारा नियंत्रित करती है। ठीक है, उत्तरदायित्व का निर्धारण सरलता से। संसदीय शासन में उत्तरदायित्व का निर्धारण भी सरलता से हो जाता है क्योंकि विधि निर्माण और प्रशासन का कार्य एक ही दल के हाथों में रहता है। लचीली व्यवस्था। लचीली व्यवस्था प्रोफेसर डाइसी के अनुसार लचीलापन संसदीय शासन का महत्वपूर्ण गुण है। यह शासन नई परिस्थितियों व संकट काल का सामना कुशलता से कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को बनाया गया था। ऐसा परिवर्तित अध्यक्षीय शासन प्रणाली में संभव नहीं है।
तो ऐसा परिवर्तन जो है संघीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं है। इसमें गंभीर संकट के समय राष्ट्रीय सरकार बनाने की व्यवस्था होती है। ठीक है। राजनीतिक चेतना और शिक्षा। जनता में राजनीतिक चेतना पैदा होती है, लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है। सरकार विभिन्न दल, समाचार पत्रों, सभा सम्मेलनों, दलीय पत्रिकाओं आदि के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उन्हें जागरूक रखते हैं। तो क्या करते हैं, सभा सम्मेलनों, दलीय पत्रिकाओं आदि के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उन्हें जागरूक रखते हैं। ठीक है। राज्याध्यक्ष दलबंदी से दूर। संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रधान राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है। तो राज्य अध्यक्ष दलबंदी से दूर होता है और संसदीय प्रणाली राज्य का प्रधान राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है। वह एकता का क्या होता है, प्रतीक होता है राज्य का प्रधान। वह सरकार के आलोचनात्मक मित्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है। आगे है वैकल्पिक शासन की व्यवस्था। यदि किसी कारणवश सत्तारूढ़ दल अपना त्यागपत्र देता है तो तुरंत ही विरोधी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करके वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है, जिससे शासन के कार्य में रुकावट नहीं पैदा होती है। ठीक है। जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व। डायसी के शब्द में संसदीय प्रणाली मंत्री को जनता के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है। मंत्री जनता की इच्छा वो उसकी आलोचनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है। शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली के गुण के बारे में आपने जाना। अब जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली के दोष के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं। अस्थिर शासन। संसदीय शासन प्रणाली का पहला दोष यह है कि यह अस्थिर है। अस्थिर शासन प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। बार बार मंत्रिपरिषद के बदलने से प्रशासनिक नीतियों में भी स्थिरता नहीं रहती और इस प्रकार जनता के हितों को हानि पहुंचती है। शक्तिहीन कार्यपालिका। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अपेक्षा संसदीय शासन में कार्यपालिका दुर्बल रहती है क्योंकि पदच्युत होने के डर से वह संसद को प्रसन्न करने में लगी रहती है। मंत्रिपरिषद नई नीतियों का प्रयोग साहसपूर्वक नहीं कर पाती है। तो मंत्रिपरिषद नई नीतियों का प्रयोग साहसपूर्वक नहीं कर पाती है। आगे देखिए, विधानमंडल में समय और शक्ति का दुरुपयोग। संसदीय शासन में विभिन्न राजनीतिक दलों का पारस्परिक विरोध उग्र रूप धारण कर लेता है। विरोधी दल की आलोचना भी सदैव रचनात्मक नहीं होती। इस गतिरोध से विधानमंडल में समय नष्ट होता है, कानून बनाने में विलम्ब होता है और जनता में उदासीनता आती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का, क्योंकि विधानमंडल में सही समय पे कानून नहीं बनता है तो उस पर लागू नहीं किया जा सकता है, तो जनता को जो है बहुत ही बड़ा हानि उठाना पड़ता है। आगे है उग्र राजनीतिक दलबंदी। संसदीय शासन राजनीतिक दलबंदी को प्रोत्साहन देता है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, यह प्रथा दलबंदी की भावना में वृद्धि करती है और इसे सदैव उबालती रहती है। यदि राष्ट्र के सामने महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषय न हो तो भी इसमें पद प्राप्त करने की लड़ाई बनी रहती है। एक दल के पास पद होता है, दूसरा इसे निर्णय लेने की इच्छा रखता है। एक दल के पास पद होता है, दूसरा लेने की इच्छा रखता है और यह झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, एक दल के पास क्या होता है, पद होता है, दूसरे के पास क्या होता है, पद लेने की इच्छा रखता है और इस तरह झगड़ा चलते रहता है। राजनीतिक दलबंदी, क्योंकि पराजित होने के शीघ्र बाद ही हारा हुआ दल जीते हुए दल को हटाने के लिए अभियान आरंभ कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया उग्र राजनीतिक दलबंदी। बहुमत। अब अगला दोष है बहुमत दल की निरंकुशता का भय। संसदीय शासन में बहुमत का दल संसद और देश में निरंकुशता का व्यवहार करता है। प्रायः कैबिनेट के अधिनायक तंत्र की बात कही जाती है। यदि कार्यपालिका चाहे तो छोटे से छोटे विषय को विश्वास का प्रश्न बनाकर संसद को अपनी बात को मनाने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, बहुमत दल की निरंकुशता भय। ठीक है, निरंकुशता का भय होता है, बहुमत दल की निरंकुशता का भय। ये बहुत बड़ा ही मतलब ये है, बहुमत दल के पास निरंकुश, इसे
जो है बहुमत दल से निरंकुशता का भय बना रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ जो है उल्लेख कर दिया है कि छोटे से छोटे विषय को जो है विश्वास का प्रश्न बनाकर संसद में अपनी बात को मनवा सकता है बहुमत दल। ठीक है, आगे है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उपेक्षा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उपेक्षा संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय रहता है, अतः शक्ति पृथक्करण के अभाव में न केवल व्यवस्थापिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है वरन नागरिकों की स्वतंत्रता के अपहरण का डर भी बना रहता है। ठीक है, संकट के समय दुर्बल शासन। युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय संसदीय शासन अनुपयुक्त रहता है। निर्णय लेने से पूर्व मंत्रिमंडल में पर्याप्त वाद विवाद करना पड़ता है। मतभेद होने की स्थिति में प्रधानमंत्री को निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकट के समय दुर्बल का शासन, ये भी एक जो है बहुत ही बड़ा दोष है संसदीय शासन प्रणाली का, क्योंकि युद्ध और राष्ट्रीय संकट के समय में जो है निर्णय लेने में कठिनाई होता है। अधिकांश समय विचार विमर्श वाद विवाद में समय नष्ट हो जाता है। प्रोगी क्राइस्ट के शब्दों में शांति के समय वाद विवाद करना संसदीय शासन का गुण है, ये तो सही बात है, परंतु युद्ध के काल में इसके सबसे बड़े दोषों में से एक है और युद्ध के समय यह सबसे बड़ा दोष बन के समय मतलब उभर जाते हैं। आगे है नौकरशाही का शासन। नौकरशाही का शासन पर अनुचित प्रभाव। संसदीय शासन में मंत्री परिषद उनको दिया जाता है जो दल में अपना प्रभाव रखते हैं। उन्हें राजनीतिक हथकंडे आते हैं। योग्यता के आधार पर तो कम लोगों को ही मंत्री पद मिलता है, फिर मंत्रियों का अधिकांश समय संसदीय वाद विवाद में, दल की बैठकों में, उद्घाटन समारोह आदि में व्यतीत होता है। फलस्वरूप मंत्री नौकर सिखिए बने रहते हैं और विशेषज्ञों अर्थात सिविल सेवकों के हाथों में वे कठपुतली बने रहते हैं। ठीक है, निजी कार्य क्षेत्र से विमुखता। कई बार कार्यपालिका अपने प्रशासनिक कार्यों से विमुख होकर विधायी कार्यों में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार संसद कानून बनाने से विमुख होकर शासन कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करने लगती है। देश हित का उल्लंघन। संसदीय शासन में सत्तारूढ़ दल का अपना दलीय स्वार्थ होता है। इस शासन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा का भय सदैव बना रहता है, फलस्वरूप प्रजातंत्र का ह्रास होता है। आगे है अगला दोष सरकार संसद में बहुदलीय व्यवस्था का प्रभाव। तो इसमें एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकार बनती है। बहुदलीय सरकार का व्यवस्था तो गठबंधन का सरकार बनती है इसमें, जो कि नीति निर्माण या क्रियान्वयन में बाधक सिद्ध होती है। फ्रांस ने बहुदलीय प्रणाली के कारण संसदीय प्रणाली को छोड़ दिया। तो बहुदलीय प्रणाली था वहाँ भी, तो क्या किया कि संसदीय प्रणाली को छोड़ दिया बहुदलीय प्रणाली के कारण ही। इसके कारण यहाँ सरकार में स्थिरता बनी रहती थी। ठीक है, वो स्थिरता बनी रहती थी, तो इसीलिए जो है संसदीय प्रणाली को छोड़ दिया फ्रांस ने। तो ये हो गया आपका संसदीय कार्य प्रणाली के गुण और ये दोष। यहाँ तक आपने देखा। अब अगला वीडियो में देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।